हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द विद्युत। आज हम लोग विद्युत की चर्चा करेंगे। कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, आज एकदम पूरे प्रसन्न मुद्रा में हो जाइए। आज हम लोग विद्युत की चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखा करिए। मैं जो भी चैप्टर रहेगा उसके 2-3 पार्ट में मैं आपको, ठीक है, पूरा चैप्टर प्रोवाइड कराऊंगा, चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, ठीक है, आप देख रहे होंगे विद्युत है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं केवल रटवाऊँगा नहीं, मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर देता हूँ। ये मेरी ख़ासियत है कि मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर देता हूँ, मैं डीपनेस पे ज़्यादा जोर देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन की गंभीरता जो होती है, मैं उस पे ज़्यादा जोर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मुझे रटवाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर आज आप रटे रहेंगे, ठीक है? तो कल को अगर मान लीजिए आपका कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर सिलेक्शन होता है, अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाते हैं, ठीक है? तो पता चला कि अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, तो आप वहाँ अच्छा नहीं कर पाएँगे। या अगर कोई थ्योरी को कल आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप रटे रहेंगे तो आपका रटना दिख जाता है। तो कहा जाता है ना कि चेहरा दिल का आईना होता है, जो सब कुछ बयाँ कर देता है, ऐसा लोग कहते हैं ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप एक काम करिए, चीज़ों को बहुत अच्छे स्मूथली ढंग से डीपनेस के साथ चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। फिजिक्स इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। फिजिक्स अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? उसके बाद देखिए चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत है। तो विद्युत को हम लोग बड़े ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि भाई विद्युत होता क्या। देखिए समझिएगा, जैसे जो विद्युत है और विद्युत धारा है, तो किसी से अगर आप पूछेंगे ना, किसी से का मतलब है कि कुछ लोगों से मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को जानकारी होती है। कुछ लोगों से आप पूछेंगे कि विद्युत बताइए, तो वो विद्युत धारा बताने लगते हैं। और जबकि मैं आपको एक जानकारी दे दूं, कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, विद्युत चैप्टर का नाम था, और विद्युत धारा आपने पढ़ा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन चूंकि अब आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, और वहां पर क्या है, केवल विद्युत धारा ही बताते हैं। कुछ टीचर जो है विद्युत के बारे में भी बताते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं बताते, बताते हैं। तो चूंकि अगर आप को बताया गया है, अच्छी बात है। अगर नहीं बताया गया तो आज जान लीजिए कि विद्युत में और विद्युत धारा में अंतर होता है। तो कोई पूछेगा कि विद्युत क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंघी है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंघी है। क्या है? कंघी। कंघी मतलब क्या हो गया? दैट इज अ कॉम्ब। आपके पास एक कंघी है, और कंघी मतलब क्या हो गया? कॉम्ब हो गया। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, पता है क्या? कैसे प्रॉपर्टी? नहीं, सॉरी, इसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कंघी है। अब कंघी के पास आप क्या करिए, ठीक है, एक छोटे छोटे, ठीक है, इसके पास में एक काम करिए, छोटे छोटे, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को रखिए। छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को रखिए। तो हुआ क्या कि जैसे कंघी है, कंघी मतलब क्या हो गया? कॉम्ब हो गया। और कंघी में मैंने आपसे यह कहा कि एक काम करिए, कंघी के पास छोटे छोटे टुकड़ों को आप अपने रखेंगे। जब कंघी के पास छोटे छोटे टुकड़ों को रखेंगे, तो इनके बीच में कोई भी आकर्षण नहीं होगा। आकर्षण नहीं होगा। मतलब कंघी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ कि कंघी का बाल से क्या नहीं हुआ? रगड़ाव नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? रगड़ाव नहीं हुआ। रगड़ाव नहीं हुआ मतलब रबिंग नहीं हुआ। रबिंग नहीं हुआ। रबिंग नहीं हुआ मतलब फ्रिक्शन नहीं हुआ। ठीक है? कंघी का बाल से रगड़ाव नहीं हुआ। तो जब कंघी का बाल से रगड़ाव नहीं हुआ, मतलब जो कंघी है और बाल से नो संपर्क, मतलब कोई संपर्क नहीं है, नो संपर्क, तो जो कंघी है वह क्या है? उदासीन है। कंघी क्या है? उदासीन। उदासीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। वो क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है। लेकिन जैसे ही बाल से संपर्क हो जाता है कंघी का, बाल से क्या हो जाता है? संपर्क हो जाता है, तो जब कंघी का बाल से संपर्क हो जाता है, ठीक है, कंघी का क्या हो जाता है? बाल से
संपर्क हो जाता है तो क्या होता है, वह आवेशित हो जाता है। वह क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। अब जब यह आवेशित हो गया तो इस कंघी के पास जब हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उसके पास रखते हैं तो यह कंघी उन टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। क्या करता है, खींच लेता है। तो चूंकि यह गुण जो कंघी के अंदर आया, यह रगड़ाव के कारण आया, रगड़ने के कारण आया, बाल में फ्रिक्शन करने के कारण आया, घिसने के कारण आया, तो उसके इसी गुण को जो गुण क्या बोलते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कौन कर रहा है, कंघी कर रहा है। तो कंघी के अंदर एक गुण आया तभी ना आकर्षित कर रहा है, तो उसके इसी गुण को, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को विद्युत कहते हैं। ये याद रखिएगा। मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की, आपको समझ में आया होगा। मैंने यह कहा कि जब यह कंघी है और यह छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, मान लीजिए, इनको भी पास लेकर के आऊं, इनके बीच में कोई आकर्षण नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कंघी को मैं ऐसे बाल में रब कर दिया तो अब यह आवेशित हो गया। अब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को लेकर के आऊंगा तो यह अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका यह मतलब हुआ कि जब रबिंग नहीं हुआ था, घिसावट नहीं हुई थी, तो वह क्या था, उदासीन था। लेकिन जब घिसावट हो गई, रबिंग हो गई, तो वह क्या हो गया, चार्ज हो गया, आवेशित हो गया। और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई कि छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। तो उसके इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको विद्युत समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्या है। उसके बाद अभी हम विद्युत धारा की बात नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा की बात तो अभी है ही नहीं, क्योंकि अभी हम लोग विद्युत चैप्टर पढ़ रहे हैं। और विद्युत धारा के संबंध में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा आपसे कि विद्युत धारा विद्युत का ही एक पार्ट है। मतलब ये हो गया कि विद्युत अपने आप में एक समंदर है और विद्युत धारा जो है एक नदी है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, विद्युत धारा अपने अंदर समंदर है, समंदर अपने अंदर कितनी नदियों को रखा है, तो उसमें से एक नदी विद्युत धारा भी है। आप समझ में आ गया आपको, तो ये विद्युत आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाऊं विद्युत धारा के संबंध में, तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि देखिए, जो विद्युत धारा है, जो क्या है, विद्युत धारा है। तो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा जो है वह विद्युत का ही एक भाग है, विद्युत का एक भाग है। विद्युत को हम समंदर कह सकते हैं और विद्युत धारा को हम नदी कह सकते हैं। समंदर के अंदर बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं। तो उसमें से एक नदी जो है विद्युत धारा है। इसका यह भी मतलब समझ में आता है कि जो विद्युत है यह ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। यह क्या है, बृहद अवधारणा है, बृहद अवधारणा है। लेकिन ये जो विद्युत धारा है यह नैरो कॉन्सेप्ट है, संकीर्ण अवधारणा है, संकीर्ण अवधारणा। ठीक है, तो आप चीजों को समझ गए होंगे कि क्या इसका मतलब है। विद्युत धारा को लेकर के अब कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं, किससे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि विद्युत के प्रकार, तो मूलतः जो है हम लोग को यहाँ पर अभी अध्ययन जो करना है वो किस पे करना है। एक होगा स्थिर विद्युत, और एक होगा आपका, क्या होगा, एक होगा स्थिर विद्युत और एक हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा,
एक हो जाएगा आपका स्थिर विद्युत, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा सोच के रखिए, अभी हम आपसे पूछेंगे। चलिए पहले हम लोग थोड़ा स्थिर विद्युत की बात कर लेते हैं, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, पहले आप सोचिए दूसरा क्या होगा। विद्युत में अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो किसका चर्चा करेंगे, ये जो चैप्टर है स्थिर विद्युत का। इस स्थिर विद्युत का जैसे जो क्या बोलते हैं आपका, ये जो स्थिर विद्युत है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, इसमें हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। बात समझिएगा, मैं आपको मोटी मोटा अभी जैसे मैंने कहा कि विद्युत में अभी हम ये जो चैप्टर है स्थिर विद्युत की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद भी किसकी चर्चा करेंगे मैंने आपसे पूछा, अभी आप हमको बताएंगे नहीं बताएंगे तो मैं आपको एक हिंट कर दे रहा हूं कि जैसे आवेश स्थिर जब रहेगा तो वह स्थिर विद्युत के अंतर्गत आएगा, और आवेश जब मूवमेंट में रहेगा, फ्लो में रहेगा, तो वह विद्युत धारा के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, वह क्या आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, धारा विद्युत के अंतर्गत आएगा। तो एक होता है स्थिर विद्युत, चलिए हम बता दे रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा हमारा धारा विद्युत। तो स्थिर विद्युत में जो हम चर्चा करेंगे स्थिर आवेश का, और धारा विद्युत में जो हम चर्चा करेंगे वो गतिमान आवेश का, गतिमान आवेश की चर्चा करेंगे। स्थिर आवेश मतलब स्टैटिक चार्ज, गतिमान आवेश मतलब मोशन ऑफ चार्ज, ठीक, ये कंफर्म हो गया है, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत, स्टैटिक चार्ज एंड मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है। विद्युत क्या होता है भी कंफर्म हो गया, विद्युत विद्युत धारा से क्या कैसे डिफरेंस, क्या अंतर है ये भी समझ में आ गया। विद्युत के प्रकार में अभी हम लोग स्थिर विद्युत की बात करें, गतिमान आवेश धारा विद्युत की बात कर रहे हैं, जिसमें स्थिर विद्युत में स्थिर आवेश होगा, मतलब आवेश मूवमेंट नहीं करेगा, और धारा विद्युत में जो हम चर्चा करेंगे गतिमान आवेश का, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्थिर विद्युत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत मतलब जिसमें आवेश क्या करेगा, आवेश गतिमान नहीं होगा, आवेश क्या होगा, गतिमान नहीं होगा, नहीं होगा मतलब मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, ओके। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं चीजों को। चलिए, तो कंफर्म हो गया कि जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो स्थिर विद्युत पढ़ना है, तो मैं इसके आगे क्या लगा देता हूं, स्थिर लगा देता हूं। अब स्थिर विद्युत में जो एक टॉपिक आता है उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। पहले डायरेक्ट पहले जैसे एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए चैप्टर अगर मैं लिखता हूं, क्या स्थिर विद्युत को मैं ऐसे लिखता हूं इंग्लिश में, इलेक्ट्रो स्टैटिक, ठीक है। स्थिर विद्युत को मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक देख करके आपके मन में ना कंफ्यूजन हो रहा है, सर क्या लिख दिए। स्थिर विद्युत में आप कंफर्म हो गया कि जो आवेश होंगे वह गतिमान नहीं होंगे, वह क्या होंगे, स्थिर होंगे। लेकिन सर ने इंग्लिश में लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो संधि विच्छेद आप जानते ही होंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा संधि विच्छेद करिए। तो स्थिर विद्युत को इंग्लिश में हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रो स्थिर विद्युत क्या होता है, स्थिर विद्युत क्या होता है, यह क्या है, एक विद्युत की एक शाखा है। स्थिर विद्युत क्या है, विद्युत की एक शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर विद्युत 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 क्या है, अपने आप में ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, समंदर है, उसके अंतर्गत में स्थिर आवेश है, नदियां हैं, गतिमान आवेश है, नदियां हैं। तो उस नदी में एक नदी स्थिर विद्युत है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। स्थिर विद्युत क्या होता है, तो स्थिर विद्युत जो है विद्युत की एक शाखा है जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है उसका मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। कोई पूछे इलेक्ट्रो क्या है और स्टैटिक क्या है, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रो कहां से लिया गया है, इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है।
इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपने आप में, कक्षा 10 में आप पढ़े हैं, एक आवेश होता है, और आवेश और ये क्या हो गया, स्थिर हो गया। दोनों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, तो स्थिर आवेश क्या हो गया, स्थिर आवेश। मतलब इसमें जो आप अध्ययन करेंगे वो किसका अध्ययन करेंगे, स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपने खुद चीजों को बड़े अच्छे ढंग से ब्रेक करके पार्ट पार्ट आपने उसको क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, उसका विश्लेषण कर दिया। अब दोस्तों आगे थोड़ा हम लोग बात करते हैं, इसके आगे कोई चीज छूट जाए वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करिए। विद्युत में एक टॉपिक है कि आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, इंग्लिश में इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इंग्लिश क्यों लिखवा रहा हूं, ये मेरा फर्ज है। क्या फर्ज है, आगे आपको इंग्लिश से काफी मुलाकात होगा, क्यों ना मैं अपने विद्यार्थियों को पहले से ही तैयार कर दूं। हिंदी लिखवाता हूं आज के लिए, इंग्लिश लिखवाता हूं आपके भविष्य के लिए। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो पहले मैं ज्यादा पहले डेफिनेशन ना बोल करके मैं एक छोटा सा एक फार्मूला लिखता हूं और उसी से हम लोग डेफिनेशन बना देंगे। चलिए, तो मैंने लिख दिया Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, Q क्या होता है आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा इस पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आवेश क्या होता है, ठीक है ना, आवेश क्या होता है, आवेश क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ठीक है। आवेश क्या है, मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, पदार्थ का आंतरिक गुण है आवेश, ठीक है। और आवेश क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, क्यू से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एन क्या है, देखिए एन की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछता हूं ई क्या है, तो ई को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आपको पूछेगा इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 10 घाते माइनस 19 कूलाम होता है। आवेश का क्वांटीकरण Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, एन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू माइनस 19 कूलाम, और आवेश का क्वांटीकरण Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर इसको आप भाषा में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, कि किसी वस्तु पर, ठीक है ना, किसी वस्तु पर, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर मान लीजिए कभी हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करने में अगर कभी दिक्कत हुआ तो उसको आप देख लीजिएगा, जैसे कि चार्ज ऑन द बॉडी, तो किसी वस्तु पर, किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के इंटीग्रल मल्टीपल रूप में होता है। इंटीग्रल मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। मैंने यह कहा किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है,
मैंने यह लिखा। अभी हम लोग बात करेंगे, आप चिंता मत करिए। किसी टॉपिक को लिख करके मैं आगे फटाफट भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं धीरे धीरे आराम से चीजों पे डिस्कस करके आपको समझाऊं। आपका समझना बहुत जरूरी है। इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल को क्या बोलते हैं हिंदी में यार? इंटीग्रल मल्टीपल ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा इंटीग्रल मल्टीपल को क्या बोलते हैं। मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। Q इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस एन नहीं है, थोड़ा इसको मैं और ब्रेक करता हूं। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस लिख दिया मैंने, एन का एन लिख दिया, और क्या बोलते हैं आपका इनटू ऐसे करके ई कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, Q क्या है? आवेश है। Q क्या है? आवेश है। तो मैंने क्या लिखा? किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण, मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहां पर है? ये यहां पर है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के, अब लगा एन लग गया, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है। तो ए इंटू लग गया मतलब क्या हो गया? मल्टीपल हो गया, और एन लग गया मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल हो गया। क्योंकि एन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 2 3 4 है। अब यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब होता है? यहाँ पर जो इंटीग्रल मल्टीपल है, इस इंटीग्रल मल्टीपल का हिंदी आप देख लीजिएगा। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? पेपर में हिंदी में ही लिखेंगे, थोड़ा मेरे ध्यान में भी नहीं आ रहा है, उसको देख लीजिएगा। इंटीग्रल मल्टीपल होता क्या है? जैसे बात समझिएगा कि एक कहावत है कि टुकड़ों में मुझे सौदा नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए पेन है, अब इस पेन को अगर मैं आपको दूं, तो अगर इस पेन को मैंने कंप्लीटली अगर आपको दे दिया, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ करके दूं, तो मैंने क्या किया? इंटीग्रल मल्टीपल का खंडन कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप मुझे देंगे 2 रुपए, आप मुझे देंगे 5 रुपए, मैं आपको दूंगा 8 रुपए, ठीक है। लेकिन आप मुझे 5.5 रुपए देंगे, मैं आपको 2.25 रुपए दूंगा, आप मुझे 2.5 रुपए देंगे, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रल मल्टीपल नहीं रह गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एक कंप्लीट फॉर्म, एक कंप्लीट फॉर्म। मैंने यहाँ पर वैल्यू जो एन की लिखी है 1 2 3 4 लिखी है, क्या मैं एन की वैल्यू 1/2 लिखा? क्या मैं एन की वैल्यू 3.5 लिखा? क्या मैं एन की वैल्यू क्या बोलते हैं 0.4 लिखा? नहीं लिखा। मैंने 1 2 3 4 मतलब कंप्लीट बात, मतलब यहाँ पर इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट। तो यहाँ जो आवेश का क्वांटीकरण है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक वस्तु यह है और एक वस्तु यह है, यह क्या है? मान लीजिए अपने आप में पदार्थ है, जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या होंगे? परमाणु होंगे, और चूंकि परमाणु से बना होगा, परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। मान लीजिए कि जाहिर सी बात है इससे अगर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर गए, ध्यान दीजिएगा, या मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है अगर जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर हो जाएगा, ग्राहक हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? डोनर हो जाएगा, मतलब देने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो चूंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो जैसे मान लो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन गए, 5 इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए। लेकिन कभी आप यह नहीं सुनेंगे कि मैं आपसे कह दिया कि 0.5 इलेक्ट्रॉन गए, 3.4 इलेक्ट्रॉन गए। पार्ट की बात नहीं होगी, बात जब भी होगी कंप्लीट फॉर्म की बात होगी। तो इसी बात को ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप समझ पा रहे हैं? आशा कर रहे थे कि आपकी समझ में आवत हुई भैया। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब यह है कि हम लोग को टुकड़ों में बात नहीं करना है। अगर मान लीजिए मेरे पास से अगर आपके लिए पैसा निकल रहा है, तो 4 रुपए निकलेगा, 8 रुपए निकलेगा, 10 रुपए निकलेगा। आपके पास से निकल रहा है तो मेरे लिए 20 रुपए निकलेगा, 40 रुपए निकलेगा। देखिए अगर मैं आपको 2.5 रुपए देने लगूं, आप मुझे 40.5 रुपए देने लगे, तो वहां पर खंडन हो जाता है। यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म का मतलब यह है किसी एक बॉडी से, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो चार्ज का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण होगा, वह क्या होगा? वह कंप्लीट इंटीग्रल फॉर्म में होगा, कंप्लीट फॉर्म में होगा। तो वो कैसे कंप्लीट फॉर्म में होगा? आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के इंटीग्रल फॉर्म में होगा। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? आवेश का क्वांटीकरण हो गया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस आवेश के क्वांटीकरण के बाद, इस आवेश के क्वांटीकरण के बाद, हाँ, आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं और आवेश ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं,
ठीक है, और आवेश ऋणात्मक भी हो सकते हैं। आवेश पदार्थ का क्या होता है, आंतरिक गुण होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, बाह्य गुण नहीं होता है। और आवेश क्या होते हैं, आवेश हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, स्थिर विद्युत चल रहा है, विद्युत की एक शाखा है स्थिर विद्युत। ठीक है, आवेश का क्या है प्रकार, आवेश का प्रकार कितना है, पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश मतलब जैसे जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वह कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसको कैसा आवेश कहेंगे, धनात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, दैट इज अ -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की चर्चा होगी। ठीक है, आपको आवेश के बारे में समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या है और क्वांटीकरण आवेश का क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ Q क्या होता है, आवेश होता है किसी, ठीक है ना, बॉडी का आवेश होता है, और जो E है वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, सॉरी। उसके बाद अगर मान लीजिए जो आपका क्या नाम है आपका N है वह क्या है, 1 2 3 है, उसके पहले प्लस माइनस लगने का यह सेंस हो गया कि जो चार्ज आवेश होगा वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। मतलब आवेश के प्रकार में हम लोगों ने जाना कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग इसी को लेकर के चीजों को चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं दोस्तों, थोड़ा समझिएगा। हम लोग बात करते हैं कि एक टॉपिक है दोस्तों कि कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम, क्लॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है ना, कूलॉम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या होता है, तो अगर आपको हिंदी में लिखवाऊं तो मतलब अगर मैं लिखवाऊं आपको तो ऐसे लिखवा सकता हूं कि दो आवेशों, दो स्थिर आवेशों, ठीक है, दो स्थिर आवेशों, ठीक है, या दो स्थिर, दो पॉइंट चार्ज कह लीजिए, दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन दोनों, ये दोनों है ना, दोनों उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैंने आपके लिए लिख दिया, क्या पेपर में आया था वैसे लिखेंगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है, मैंने लिख दिया, आपने भी लिख लिया। छूट गया होगा तो वीडियो रिवर्स कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। अपने पास रख लिया आपने और आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा आपसे कि दो बिंदु आवेश हो, तो मैंने बिंदु आवेश क्यों कहा? पहला मतलब क्वेश्चन आ गया कि सर आपने बिंदु आवेश कैसे कह दिया? बिंदु आवेश को इंग्लिश में पॉइंट चार्ज कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि सर पॉइंट चार्ज कहते हैं बिंदु आवेश से, ठीक है। सर बिंदु आवेश का मतलब क्या है? क्या वह एकदम पॉइंट जैसा लगता है क्या? नहीं। आप यहां समझिएगा कि जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं, एक का नाम है Q1 और दूसरे का नाम क्या है? Q2। पॉइंट चार्ज इसलिए कहा जाता है कि इनकी बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है, ठीक है, इनकी बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि यह दोनों आवेश कैसे लगते हैं? बिंदु नुमा लगते हैं। इनके बीच की दूरी जो r होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि ये क्या लगते हैं, कैसे लगते हैं? यह एक बिंदु नुमा लगते हैं, मतलब ये बिंदु के आकार के लगते हैं। मतलब जैसे आप ऐसे समझ लीजिए ना कि आप यहाँ से देखते हैं तो तारा आपको बहुत छोटा दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तारा बहुत छोटा है, ठीक है। तारा बहुत छोटा है क्या? तारा का साइज पता करिएगा। तो उसी प्रकार से बिंदु आवेश यहाँ इसलिए कहा गया कि जैसे दो आवेश हैं, इसका यह मतलब नहीं कि वो दो बिंदु इतने छोटे छोटे आवेश हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। उनकी बीच की दूरी इतना ज्यादा है कि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वो आवेश कैसे लग रहे हैं हमको? बिंदु लग रहे हैं, बिंदु नुमा लग रहे हैं। तो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा हमारा, वह बल क्या होगा? वह बल कैसे पता चलेगा हमको? कूलाम के नियम से पता चलेगा। इनके बीच की दूरी को मैंने क्या माना है? r माना है, और दो बिंदु आवेशों को, एक को Q1 माना है, एक को Q2 माना है। और मैंने अभी यह कहा है कूलाम के नियम में कि इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो इनके आवेशों, इनके बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो फोर्स होगा, इनके बीच लगने वाला जो बल होगा, कैसा बल होगा? कूलाम बल होगा। जो कूलाम्स फोर्स होगा, कूलाम बल जो होगा वह क्या होगा? इनके गुणनफल के, तो Q1 इंटू Q2 गुणनफल ये क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, r स्क्वायर होगा। मतलब ये समीकरण नंबर 1 होगा और यह समीकरण नंबर 2 होगा, ठीक है। ये कंफर्म हो गया आपका, यह समीकरण नंबर 1 होगा, यह समीकरण नंबर 2 होगा। मतलब F अनुक्रमानुपाती होगा आवेश के गुणनफल के, और F व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 अपान कर दिए तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, 1 अपान नहीं किए तो अनुक्रमानुपाती हो गया। उनके बीच के दूरी, दूरी क्या है? r के वर्ग के, तो r का स्क्वायर क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 अपान। ये आपको मिल गया। अब इसके बाद क्या है? जब हम इन समीकरणों को आपस में मिलाते हैं, समीकरण 1 और 2 से, तो हमें पता चलता है कि F दिस Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। और याद रखिएगा कि इस सिंबल को हटाने के लिए, इस चिन्ह को, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आपको एक नियतांक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, और इस K का जो प्रायोगिक मान होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, K का जो प्रायोगिक मान कह लीजिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो क्या होती है? K बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए तो क्या आ जाएगा? F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं, तो बोल दीजिएगा कि एप्सिलॉन 0 जो होता है वह निर्वात की विद्युत शीलता होता है। अब कोई आपसे पूछेगा कि निर्वात क्या है, तो निर्वात का मतलब है कि जहां पर कोई मीडियम अवेलेबल ना हो, कोई माध्यम ना हो। निर्वात मतलब हो गया कि जहां कोई माध्यम ना हो। निर्वात मतलब हो गया जहां कोई माध्यम ना हो। तो F बराबर 1 अपान
1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर जो आपको फार्मूला मिला है, यह कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब का नियम है। निर्वात जहां कोई माध्यम ना हो, जहां कोई मीडियम ना हो। अगर मीडियम नहीं है तो आप एप्सिलॉन 0 लिखेंगे। अब मान लीजिए इन दोनों आवेशों के बीच में अगर कोई माध्यम नहीं है तो आप एप्सिलॉन 0 लिखेंगे। और सपोज करिए कि कोई माध्यम है तो फिर वहां पर एप्सिलॉन 0 नहीं लिखेंगे, सारा चीज वही रहेगा, पर एप्सिलॉन 0 को आप पलट दीजिएगा किसमें, एप्सिलॉन में। आप कोई पूछेगा एप्सिलॉन क्या है, तो यह पैरा वैद्युत की विद्युत सॉरी पैरा वैद्युत कहेंगे माध्यम की, क्या कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है। अगर इनके बीच में कोई माध्यम है तो एप्सिलॉन 0 कन्वर्ट हो जाएगा एप्सिलॉन में, और नहीं है तो अगर निर्वात है तो एप्सिलॉन 0 ही रहेगा यहाँ पर, बाकी सारी वैल्यू वही रहेगी Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर ऐसे करके। अब अगर आपसे कोई पूछे अगर अब आपसे कोई पूछे अगर आपसे कोई पूछे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि इस ये जो आपने सर लिखा अभी कि दो आवेशों के बीच में अगर दूरी मान लीजिए r है तो कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर लिखना है। कब, जब दोनों के बीच में क्या हो, निर्वात हो। और F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर लिखना है। कब, जब दोनों के बीच में क्या हो, माध्यम हो। सर मुझे ये बताइए कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो याद रखिएगा 9 इंटू 10⁹9, 9 गुणे खाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद अगर मान लीजिए हम बोले कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है, तो अब लिखेंगे 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसा लगा, समझ में आया? उसके बाद अब अगर एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, मान लीजिए कि सर सारी बातें आपकी ठीक हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, सर यह जो एप्सिलॉन 0 है और एप्सिलॉन है, निर्वात की जो विद्युतशीलता है और माध्यम की जो विद्युतशीलता है, क्या इनके बीच में संबंध भी होता है क्या, क्या इनके बीच में संबंध भी होता है क्या? तो हाँ होता है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, संबंध भी होता है। आपको पूछेगा कि क्या संबंध होता है, तो याद रखिएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, या के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है,
कोई पूछेगा कि के क्या है, तो यहाँ जो के है वह पैरा वैद्युतांक, इंग्लिश में इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, पैरा वैद्युतांक। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको हम पैरा वैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरा वैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरा वैद्युतांक कहते हैं। यह किसमें किसमें संबंध मिल गया। कोई पूछेगा पैरा वैद्युतांक क्या होता है, तो ऊपर वाले को आप क्या कह सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, और नीचे वाले को कह सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो आप कहेंगे कि माध्यम द रेशियो ऑफ, ठीक है ना, माध्यम की विद्युतशीलता का निर्वात की विद्युतशीलता से अनुपात ही क्या कहलाता है, पैरा वैद्युतांक कहलाता है, के कहलाता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पार्ट वाइज में चीजों को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, डीपनेस के साथ, बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, खूब सॉल्व करेंगे। पूलिंग पढ़ेंगे, पुशिंग पढ़ेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं आपका फ्रिक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, इनर्शिया पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग। बस इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग को करना है चीजों को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, डीपनेस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।